प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाकया सुनाएंगे जो बहुत ही छोटी सी उम्र में मां बन गई। लेकिन कैसे, ये वाकया कब और कहां पेश आया, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। मेरी नानी के गाँव में एक जुबेदा नाम की एक औरत रहती थी। जुबेदा की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी का नाम गुलशन था। जुबेदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबेदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबेदा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर की वफात के बाद वो अपने मायके चली गई और जुबेदा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी जुबेदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते हैं। और उन्होंने जुबेदा से बात की, बेटी से पैदा हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। जुबेदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। जुबेदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन खाती। जुबेदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबेदा का दूसरा शौहर अकरम खुश दिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम जुबेदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। जुबेदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबेदा अकरम की शादी को साल हो गया तो जुबेदा ने एक नन्ही शहजादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो जुबेदा की बेटियों से कम होती जा रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था और उसका बेटा जरा सा भी रोता तो वो जुबेदा को डांटता, ये रो क्यों रहा है। इसीलिए जुबेदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ रहता। सहर या गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई नई काम कहती तो जुबेदा सहर को कहती, बेटी तुम अब बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो, साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर ने तकरीबन सारा काम खुद ही करना शुरू कर दिया। वो गुलशन को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियां भी बना देती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबेदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस पर सहर का अब्बू अकरम चाहता था शहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो जुबेदा ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब है, सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबेदा को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर में एमए इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन शहर को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबेदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम शहर को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार वकास, ये मेरी बेटी शहर है, इसकी 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह शहर पास हो जाएगी। शहर अब वफास के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो शहर उदास हो जाती। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती है और अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की तो बात है, फिर तुमने घर ही आना है। शहर को वकास के घर में रहने का ये फायदा था, वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से कुछ भी पूछ सकती। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि शहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं आ रही थी तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास ये सवाल मुझे समझा दे। तो वकास बोला, अच्छा ठीक है। शहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास शहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब शहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने शहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और शहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन शहर ने अपनी मम्मी को फोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबेदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर शहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। शहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात में फिर से शहर ने अपनी मम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोलें मुझे ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। शहर जब भी अपनी मम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात न कर पाती क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था।
जुबेदा ने फिर अकरम को कहा, जाएं, सहर को ले आएं, वो उदास हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है ना। अच्छा, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊंगा। रात के वक्त सहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था सहर को घर लेकर जाना है। अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया तो अकरम के मुलाजिम घर जा चुके थे। वहां पर 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबेदा ने अकरम को बहुत फोन किया, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल पाया। इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा, सहर, आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? और सहर ने अपनी आंखें नीचे ही रखे। जब वकास सहर के करीब आकर बैठ गया, दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, तो सहर उठकर जाने ही लगी थी तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दिया और सहर को अपने हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा वकास, मैं ही पागल था, इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? ये सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूं। ये कहकर अकरम सहर को घर ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई न था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबेदा ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे वकास को फोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चाचा जान, आजकल तो नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सलाह दिया है। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्जाम मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने वकास की ये बातें सुनी तो उसने जुबेदा से कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती? मेरा भतीजा कह रहा है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और ना ही मुझे इस बारे में पता है। फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस सहर के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना तो न जाओ, कम से कम मेरे भतीजा गंदा इल्जाम तो न लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक वकास ने किया उसने लफ्ज ब लफ्ज अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। सहर की जिसामत में काफी फर्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने शहर की हालत खराब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर सहर और उसकी माँ को पता लगा कि सहर माँ बनने वाली है तो सहर की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबेदा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जुबेदा ने डॉक्टर से कहा, क्या हम ये बच्चा जाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबेदा बहुत डर गई। घर जाकर अकरम को सब बताया तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात न करूंगा। पहले ही जब मैंने फोन किया था उसने मेरी कम बेइज्जती ना की थी। साथ ही अकरम ने कहा, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो जुबेदा और सहर रोने लगी और जुबेदा कहने लगी, नहीं, ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो, वो इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, अकरम तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, जुबेदा, अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे सौतेला बाप था ना, खादी न सौतेले बाप ने अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है कि सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। फिर अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर में रखूं? ले जाओ यहां से। अरे भाई, लोग मुझे पूछेंगे ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी तो कोई इज्जत है और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो फिर इसके बाप हो। जब तुम उसे उसके बाप होकर अपने घर में नहीं रख सकते तो मैं कैसे रख सकती हूँ? फिर तुम आराम और सुकून से रहोगे। ना भैया अकरम, ना,
तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तो अकरम सहर को घर वापस ले आया और जुबैदा को बोला इसका बच्चा जाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम को कहती है मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा जाया करवाया तो सहर की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा सहर को लेकर वकास के घर चली जाती है। जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची जुबैदा और सहर को देखकर चौंक जाता है। वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं बहन बैठे, क्या लेंगे आप? तो जुबैदा बोली कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा के जहन में सहर को लेकर कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। उससे अगले दिन जुबैदा ने वकास को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से वकास से बात करती है। वकास बेटा, ये सहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो जुबैदा भी गुस्से से बोली ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ पता न था। पहले तो वकास माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला कि हाँ मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं न कहीं शादी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी ना कोई करेगा। आओ जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है यानी जिना किया है। ये कहकर वकास वापस जाने के लिए मुड़ता है। जुबैदा को वकास की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से वकास के गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुखी कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ ले जाती है। अकरम को जब ये बात पता चलता है तो वो जुबैदा से थाने मिलने जाता है। जब जुबैदा से मिलता है तो उससे कहता है जुबैदा तुमने ये सब क्या किया है? तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो बोला मुझे बता देती, मैं खुद उसे देख लेता। तो जुबैदा बोली आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसीलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब मैंने किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और वो और जुबैदा और उसकी बेटी सहर की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफों से गुजरी है, इसलिए उसने सहर की शादी अपने बेटे के साथ कर दी और सहर आज उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। क्या सहर की माँ जुबैदा ने वकास को जैसी मौत दी, क्या वो इसी का हकदार था? आपका राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।